नमस्कार साथियों, एरा एग्रीकल्चर एरा इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन। मैं महेंद्र झंझाड़िया, पीएचडी स्टूडेंट, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर, आपका स्वागत करता हूँ। मैं आप सबको यहाँ पे जो अभी जेड का सिलेबस एक बार मैं नॉर्मली बताना चाहता हूँ। जैसे जेड में 3 भाग में डिवाइड करना है। जेड जून प्रवेश परीक्षा, इसमें जैसे 1 नंबर तो अभी एग्रीकल्चर कृषि विज्ञान, इसके बाद में जीव विज्ञान, फिर हो गया रसायन विज्ञान। इन तीनों के 40-40 क्वेश्चन है। तो इन तीनों सब्जेक्ट में से हम आपको कृषि विज्ञान में भी फिर इसको 3 पार्ट में डिवाइड है। जैसे पहले हो गया अपना सस्य विज्ञान, जिसको एग्रोनॉमी बोलते हैं। सस्य विज्ञान, फिर हो गया उद्यान विज्ञान, हॉर्टिकल्चर हो गया, और फिर हो गया अपने पशुपालन विज्ञान, पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। तो ये कृषि विज्ञान में मेनली 3 भाग में डिवाइड है। तो इनमें से 40 क्वेश्चन में से ऑलमोस्ट 15 से 16 क्वेश्चन अपने इसके रहते सस्य विज्ञान के, और इतने ही लगभग 14-15 क्वेश्चन उद्यान विज्ञान के रहेंगे। और बाकी जो लगभग 8-10 क्वेश्चन है, 8-10 क्वेश्चन अपने इसके रहेंगे। ये हो गया। इसके बाद बात करें तो हम ये कृषि विज्ञान से हम सस्य विज्ञान का पोर्शन मैं लेंगे, और बाकी ये उद्यान विज्ञान का अलग से है, और पशुपालन विज्ञान के दूसरे से ले लेंगे। तो सस्य विज्ञान का नॉर्मली सिलेबस मैं आपको एक बार मोटा मोटा बता देता हूँ क्या क्या है इसका। सस्य विज्ञान की बात करें तो इसमें पहला है कि अपने मेन जो यूनिट है मैं बता देता हूँ। जैसे सिंचाई हो गया अपना, वह जल निकास, अभी यहाँ अपन हम बात कर रहे हैं ओनली 15-16 क्वेश्चन की, ठीक है। तो इसमें से सबसे मेन बड़ी यूनिट जो होगी सिंचाई व जल निकास। इसके बाद में हो जाएगा खरपतवार, खरपतवार हो गया। इसके बाद में अपन 3 नंबर पे देखें तो ये मृदा है, पोषक तत्व और उर्वरक। ठीक है। इसके बाद में मेन हो गया कि कृषि फसलें हो गई। कृषि फसलों में पहले हो गई जैसे अनाज वाली फसलें हो गई, दलहनी फसलें हो गई, तिलहनी हो गई। इसके बाद ये हो गई नकदी फसलें बोलते हैं, और ये हो गई रेशेदार फसलें। कृषि फसलें में अनाज वाली फसलें में इनमें खरीफ और रबी दोनों के साथ बात आएगी। जैसे बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, मक्का हो गया, फिर गेहूं हो गया, और उधर वापिस जो हो गया, मोटे मोटी यही है। तो अपने को राजस्थान से रिलेटेड, तो राजस्थान में मोस्टली ग्रो होती है जो उगाई जाती है, उसी फसलों का ज्यादा बातचीत करेंगे। उसके बाद दलहनी फसलों में, दलहनी में अपने ये सारा हो गया, जैसे मूंग, मोठ, चना, ये हो गया। इसके बाद में उधर बात करें तो वापस सोयाबीन, ये सब आ गई इसमें। और खरीफ में चना हो गया अपना, तिलहनी में वापस मूंगफली हो गया,
सरसों हो गया, अरंडी हो गया, इन सब की मोटी मोटी नकदी फसलों में अपन ये सुगंधियां वगैरह करने की बात करेंगे। इसके बाद पोटैटो, ये दो मोस्टली पढ़ेंगे। और इसके बाद में रेशेदार में अपन कपास है, ये मोटा मोटा कपास, जूट और सनई, ये दो तीन फसलें हैं, इनमें से कपास मेन है। तो इसके बाद में अपन आगे देखते तो ये एक अपना इसमें है मौसम व जलवायु। मौसम व जलवायु मौसम ये हो गया। इसके बाद हम इसमें देखेंगे शुष्क खेती, जिसको ड्राई लैंड फार्मिंग बोलते हैं, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर बोलते हैं। इसके बाद हम इसमें देखेंगे आगे फसल चक्रण दिया हुआ है, इसमें क्रॉप रोटेशन करके फसल चक्रण हो गया। इसके बाद में इसमें एक है कि भू परिष्करण है, जिसको टीलेज बोलते हैं अपन। भू परिष्करण और इसके जो मशीनरी, इसमें मशीनरी भी बोल सकते हैं इसको, मशीनरी उपकरण हो गए, या इसके मशीनरी उपकरण बोल सकते हैं इसमें। इसमें जो अपन टीलेज में, सोइंग में जो कल्टीवेटर हो गया, हैरो हो गया, हैरो, ये सब होते हैं, इसके थोड़ा थोड़ा बढ़ेंगे। इसके बाद इसकी बात करते तो आगे हो गया कि साथ साथ इसको एक दो तीन टॉपिक चर्चा तो हो रहे, जैसे एक हो गया ये अपना सीड, बीज होता है, जो बीज बोल सकते हैं अपन। बीज में कितने टाइप के बीज होते हैं, उनका तरीका कलर कैसे होता है, मोस्टली ये होता है कौन से, ये चार पांच टाइप के बीज है, ये पढ़ेंगे। इसके बाद में इसमें आनुवांशिकी करके जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग का कुछ क्वेश्चन है। आनुवांशिकी वे पादप प्रजनन, इसमें थोड़ा बहुत आनुवांशिकी का रहेगा। ये बायो में भी कुछ रिलेटेड है ना, तो जो बायोलॉजी का होगा उसमें भी कवर होगी कुछ चीजें। इसमें पादप प्रजनन में जैसे इसमें मोटा मोटा एक तो जैसे शहर पे जो सौ प्राकृतिक फसलें होती है, पर प्राकृतिक होती है, वो चीज आ जाएगी। इसके बाद अपने जो संकरण होता है, जिसको हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, इसकी विद्या, और जो अपने जो नई वैरायटी वगैरह बनाते हैं तो उनकी कौन कौन सी विधियां होती है, किस माध्यम से सिलेक्शन हो गया, ये सारी चीजें इसमें। और इसमें लाइफ में कुछ परिवर्तन, जिसको म्यूटेशन बोलते हैं, वो चीज है। तो ये इसमें थोड़ा बहुत ये चीजें ये वापस बायो से रिलेटेड हो जाएगी। इसके अलावा इसमें एक कृषि शास्त्र, जिसको अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र से भी है, कृषि अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था, बेसिक बेसिक थोड़े बहुत इसके बारे में जानकारी होगी। और इसके अलावा एक जैसे जनरल हो गया कि कृषि की कौन कौन सी शाखाएं हैं, कौन कौन से इसकी, और इसको जैसे महत्व क्या है कृषि का, ये चीजें, ये बेसिक टॉपिक है, ये कृषि की शाखाएं और इसका महत्व और विशेषता। और एक हो गया नेक्स्ट अपना जैविक खेती, जिसको ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं। तो एग्रीकल्चर नाम से इसके विज्ञान में मोटे मोटे तौर पर ये सारे टॉपिक अपने सिलेबस में दे रखे हैं। और जैसे जैसे नेक्स्ट वापस अभी सवाल का जब भी डिटेल नोटिफिकेशन अपने पास आएगा तो उस पर एक बार अपन सिलेबस को फिर से चर्चा कर लेंगे, और उसमें से कोई भी नया टॉपिक ऐड हुआ है, या इसमें से कोई एक दो टॉपिक जो रह गया हो उसके बारे में अपन और डिस्कस चर्चा करेंगे। तो इनमें से देखो सिंचाई व जल निकास है, तो ये लगभग 12-13 जो भी पॉइंट है, इसमें से 15-16 क्वेश्चन अपने को कवर करने हैं। 15-16 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मोटे मोटे एक दो क्वेश्चन तो इसमें तो फिक्स है, मोटे टॉपिक में ये हो गया।
फिर खरपतवार का हो गया, खरपतवार में भी 2-3 क्वेश्चन हर एक बार हर साल पूछा ही जाता है। इसके बाद में मृदा पोषक तत्व व उर्वरक, ये चीजें इसमें से भी 2-3 क्वेश्चन फिक्स है, हर बार आते ही। और ये चीजें जो तुम्हारे जैसे कृषि वो रसायन विज्ञान है, रसायन विज्ञान में भी मृदा रसायन जो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है उसमें भी ये चीजें कवर हो जाएगी। तो ये चीजें यहाँ पर भी पढ़ लेना, वहां पर भी, तो दोनों चीजें इजीली कवर हो जाएगी। अच्छा टॉपिक है। इसके बाद क्रॉप फसलें, फसलें में ये जो 4-5 भागों में बांट रखा है, अनाज वाली, दलहनी, तिलहनी, नकदी और रेशेदार। तो इसमें से हम क्रॉप का पहले ले लेंगे। इसमें से जैसे मेन तो साइंटिफिक उसका वैज्ञानिक नाम हो गया, कौन सी फैमिली से आती है, उसकी बीज दर वगैरह कितनी होती है, और इसमें कितना उर्वरक डालते हैं अपन, और किस सिंचाई की क्या होती है, इसमें कौन कौन सी विधियों से इसमें खरपतवार का नियंत्रण करते हैं, और इसमें मेन जैसे कौन से रोग व कीट होते हैं, रोग व कीट और उनका रोकथाम कैसे करते हैं। तो ये चीज भी अपन इसी में कवर कर लेंगे मोटे मोटे। और ये रॉ में चीज ये कीट है ना, ये आपके आगे बायोलॉजी का पोर्शन है ना सिलेबस, उसमें भी है। तो ये चीज हम यही कवर कर लेंगे एग्रोनॉमी में, तो वहाँ आपको इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद में एक टॉपिक ये छोटा है, मौसम और जलवायु का है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद शुष्क खेती का हो जाएगा, और फिर फसल चक्रण हो गया। फिर ये सारे जो जो टॉपिक है ना, ये छोटे छोटे टॉपिक है माइनर। इससे ये फसल चक्रण हो गया, भूपरिष्करण, टिलेज वाला, ये मशीनरी उपकरण, ये सब। इसके बाद से ये अनुवांशिक बाधा प्रजनन, ये भी इसका बेसिक बेसिक बताना है, कृषि अर्थव्यवस्था ये। तो मोटे मोटे मेजर जो ये अपने ये 4 यूनिट है, तो पहले हम इनकी शुरुआत करते हैं। इसके बाद मैं आज आपको जो प्रीवियस ईयर 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है ना जेट का, उसमें एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के जो 40 क्वेश्चन है ना, मैं आपको भी यहाँ सोल्व करवा रहा हूँ। तो अपन इसमें पेपर में पहले क्वेश्चन जैसे ये है ना, तो इसमें से 15-16 क्वेश्चन जो शुरुआती है वो अपने इसी एग्रोनॉमी के एसएससी विज्ञान के क्वेश्चन है। तो ये पहले क्वेश्चन है कि मृदा में इसी 4 बेसिक साइंस पर मीटर पीएच 8.5 और ईएसपी लेस देन 15 है, तो सही उत्तर में ये हो गया अपना जो उर्वरक जैसे पढ़ेंगे। उसके बाद लवणीय मृदा, क्षारीय लवणीय क्षारीय मृदा, उसका क्वेश्चन नहीं है। तो इसी का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन की कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता। विद्युत चालकता नॉर्मली 4 से कम दे रखी है इसमें, ए इसकी यूनिट होगी, बेसिक साइंस पर मीटर बोलते हैं। और पीएच पीएच इसमें 8.5 से अबव दे रखी है, 8.5 से ज्यादा हो गई। और ईएसपी का होता है कि एक्सटेंडेड तो सोडियम परसेंटेज, मतलब सोडियम की विनिमय प्रतिशत इसका पूर्ण व्यय हो गया। तो इसका सही उत्तर आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है ना, इस टाइप का क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है, चाहे आप जेएसपी में देख लेना, चाहे उसमें देख लेना, सुपरवाइजरी एग्जाम में। तो इसकी एक आप मैं इसको एक बता देता हूँ टेबल, उसको आप उसमें याद रख लोगे। जैसे इधर तो आप लिख लेना, यहाँ हो गया लवणीय मृदा, यहाँ हो जाएगा क्षारीय, और यहाँ हो जाएगा लवणीय क्षारीय। एक चीज और है, जब आप ये हिंदी में पढ़ रहे हो ना, इसके साथ ऐसी इंग्लिश की जो भी टर्मिनोलॉजी है ना, वो हमेशा याद रखना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि चीजें हिंदी में दे रखी है ना, वही चीजें वापस इंग्लिश में सेम होती है, तो हिंदी वाली इतनी काम नहीं आती जो इंग्लिश वाली दे दी जाती है। जैसे पीएसपी से ये जो भी टर्मिनोलॉजी है इंग्लिश वाली, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। जैसे लवणीय का सलाइन सोइल हो गया, इसके बाद इसका एल्कलाइन हो गया, और इसका सेलाइन एल्कलाइन हो गया है। अब इधर वापस अपन देख लेते हैं, तो इसी और एक पीएच हो गया, और एक हो गया इसका ईएसपी। तो इसे इसमें पहले ये हो जाएगा, जैसे इसकी 4 होगी, ये तो पिक्सल 4 से ये है, इसमें 8.5 रहता है, और इसकी रहती है 15। तो ये चीजें तो तीनों में सेम हो गई भाई। जो भी इसमें 8.5 4 और पीएच है, इसके आधार पर इसमें तीनों को डिवाइड अलग अलग कर रखा है। तो लवणीय मृदा होती है, उसकी पीसी होती है वो लेस देन मतलब 4 से अधिक होती है, और पीएच होती है 8.5 से कम होती है, और ईएसपी होती है वो 15 से कम होती है।
अब ये इसमें हो गया, तो सारी मृदा में क्या हो गया कि इसी है ना, इसकी ये 4 से कम हो जाएगी, और ये पीएच होती है जो 8.5 से ज्यादा हो जाएगी, और ईएसपी है ये 15 से ज्यादा होती है। और जो लवणी साध्य मृदा होती है ना, इसमें तीनों चीजें ज्यादा होती है। एक अलग ये पीएच का थोड़ा अलग होता है, ये पीएच उस पर डिपेंड करेगी, जैसे उसका पेरेंट मैट्रिक पदार्थ कौन सा होता है इस पर भी। तो जनरली देर तो 8.5 से ज्यादा ही दे रखा था, लेकिन कहीं कहीं 8.5 से कुछ ही दे रखा होता है। तो ये बराबर का चिन्ह है, ऐसा होता है, तो ये कंफ्यूज करने को होता है, लेकिन जेट के तौर पर देखें तो यही होता है, जैसे 4 से ज्यादा हो गई 8.5 से, इतना ज्यादा कंफ्यूज करने होता है करेगा, ये 15 से ज्यादा होगी। तो इसकी नॉर्मल ट्रिक होगी कि से इसमें ज्यादा है पीएच और ईएसपी कम हो गई। अब सारी मृदा में इससे कम हो गई, और ये पीएच और ईएसपी ज्यादा हो जाएगी। और लवणीय सारे की बात करें तो इसमें तीनों चीजें ज्यादा हो जाती है। एक ये थोड़ा पीएच का इक्वल होती है आपकी, तो इस क्वेश्चन में देर कर ईएसपी तो कम है और पीएच और इसी तो कम है, और पीएच और ईएसपी ज्यादा है। तो इस टेबल के अकॉर्डिंग हम बात करें तो ये सारी मृदा होगी, तो इसका सेकंड ऑप्शन है जो सही होगा। इसके बाद में बात करें अपन एग्रीकल्चर पहले जब भी शुरू करेंगे इकोनॉमिक, तो अपन पहले इसकी सारी बेसिक की बात करेंगे। बेसिक में जैसे सारे क्रॉप की उसकी वैज्ञानिक नाम वगैरह वो सब हो जाएंगे। उसके बाद कौन सी फैमिली को होते हैं, उसके बाद ये सारे अलग अलग कौन से ईयर वाइज होते हैं, ये हो गया नॉर्मली मोटी मोटी वेराइटी है जो अपनी सेंटर किस्म है उनकी पहले एक साथ बात कर लेंगे। तो एक तरह से क्रॉप का पहले या एग्रीकल्चर का सारा बेसिक पहले हो जाएगा सामान्य। तो फिर जब डिटेल में टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो उसमें ज्यादा आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, और वो जो सारी पहले से चीजें ना वो रिलेटेड होती जाएगी। तो जैसे ये क्रांति वगैरह की ये सारी बेसिक है पढ़ा था कि बोल रहा है कि गोल क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है। तो इसमें गोल क्रांति, गोल को राउंड रिवॉल्यूशन हो गया, तो इसको पोटैटो आलू उत्पादन इससे संबंधित है ये। इसके अलावा ये अंडा उत्पादन होता है, इसमें रिलेटेड एक रजत क्रांति होती है, उसको रजत है इससे संबंधित होगी। और उर्वरक के लिए ग्रे या सलेटी बोलते हैं जिसको, ये उर्वरक से होती है, तो इसको हम ग्रे क्रांति होती है। और फल उत्पादन के लिए वो जिसको गोल्डन सुनहरी क्रांति बोलते हैं, इसको अपन फल उत्पादन, तो इसको सुनहरी क्रांति ये चीज। तो गोल इसमें क्वेश्चन दे रहा था गोल क्रांति के संबंधित है, तो ये आलू उत्पादन से हो जाएगा। इसके बाद में तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो पौधों के बोरोन के निवारता की खोज निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने की थी। अब अपने एसेंशियल जैसे वाटर के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो 17 होते हैं, ठीक है। 17 में एक तो हो गया कि जो वैज्ञानिक इनकी खोज की थी, ठीक उनका, और एक होता है कि जो वैज्ञानिक इनकी अनिवार्यता को किसने सिद्ध किया था। तो ये अपन आगे बढ़ेंगे तब उसको चार्ट टाइप में टेबल बना के लिख लेंगे। यहाँ पर जैसे सारे 17 न्यूट्रिएंट पोषक तत्व आ गए, और इधर ये किसने खोज की थी, और इधर वापस हो गई अनिवार्यता की खोज, अनिवार्यता को किसने दिया था। तो इसका बोरोन के लिए इसमें से कि वरिंगटन ये वैज्ञानिक है, तो इसके लिए ये वरिंगटन ने इसकी अनिवार्यता की खोज की थी। तो ये चीजें हम आगे वापस जब सिलेबस हम कवर करेंगे तो ये टेबल के माध्यम से सारी चीजें एक साथ कवर कर लेंगे। अब ये भी वापस न्यूट्रिएंट एडिशन है उर्वरक का हो सकते हैं। उर्वरक से जैसे पौधे की शीर्ष कलिका पर दिखाई दिखाई कि कमी के लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये हो गया कि अगर पोषक तत्व की कमी के लक्षण मेनली एक तो हो गया कि ये प्लांट हो गया, ठीक है। अब इसमें से एक तो कमी का जो 70 पोषक तत्व है, ठीक है। कुछ पोषक तत्व होते हैं जो कमी के लक्षण उनकी नीचे वाली पत्तियों पे से होते हैं, ठीक है, जैसे नीचे वाले लक्षण। कुछ के होते हैं जो कि ऊपर की पत्तियों पे होते हैं, और कुछ पोषक तत्व है जो ऊपर जैसे टर्मिनल बड बोलते हैं, इसमें मतलब शीर्षक कलिका, तो इसको टर्मिनल बड हो गया। एक दो से ज्यादा इंटरमीडिएट मतलब कि वो सब जगह उसकी कमी के लक्षण अपन को प्रकट हो जाते हैं। तो इनमें से कैल्शियम और बोरोन, हमने इसको सी है और बी कब करके याद रखना। कैल्शियम बोरोन है और शीर्षक कलिका पे इसके कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। और जो एक जिंक होता है ये इंटरमीडिएट बोलते हैं इसको, मतलब मध्य अवस्था, मतलब भी ऊपर भी इसके हो सकते हैं और नीचे भी। और इधर एनपीके और कैल्शियम एनपीके एमजीएमएन इनके होते हैं जो नीचे की पत्तियों शाखाओं कलिकाओं को दिखाई देते हैं। और इधर से सल्फर, फेरस और मैग्नीज और कॉपर ये सेट में हमको ये सिट्रिक है, तो इसके होते हैं ऊपरी शाखाओं पे दिखाई देते हैं। और इधर एम एनपीके और एमजी हो गया, ये इसके नीचे वाली शाखाओं को हो गई। तो जब भी हम आगे वापस इस टॉपिक को लेंगे तो उस टाइम इसका और डिटेल से
तो अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है कि शीर्ष कलिकाओं को दिखाई देने वाले कमी के लक्षण, तो शीर्ष कलिकाओं पे कैल्शियम है, बोरॉन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये है कि मटर के बीजों की जीवाणु के इनोकुलम से किसी एक से उपचारित करने पर, तो ये बायो फर्टिलाइजर जैसे जैव उर्वरक है ना, तो ये उर्वरक का क्वेश्चन है, बायो फर्टिलाइजर का देखा है। तो इसमें देखता है मटर के, तो इसमें राइजोबियम, तो ये इसकी होगी मेन। इसके बाद इनकी ये सब स्पीशीज दे रखी है, राइजोबियम मेन स्पीशीज होगी, इसके बाद ये चार पांच सब स्पीशीज दे, जैसे लेग्यूमिनोलसम दे रखा है, तो लेग्यूमिनोलसम जो मटर वगैरह होता है इसमें यही होता है लेग्यूमिनोलसम, और ये मेलिनोटी होता है, इसको मेथी और रिजगा में जो ये बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं सीड ट्रीटमेंट में, ये मेलिनोटी इसमें हो गया, मेथी रिजगा का। इसके बाद ये पेसियोली वगैरह जो अपना राजमा होता है उसके लिए यूज करते हैं, और इसके बाद में एक जेपोनिकम दे रखा है, जेपोनिकम सोयाबीन में यूज करते हैं। तो ये भी अपने पेपर में बना लेंगे, इसमें जो भी 6-7 स्पीशीज और सब स्पीशीज है और उनके सामने कौन सी क्रॉप है उनका भी आगे डिटेल कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने मटर में जीवाणु अनुकूलन के लिए राइजोबियम, ये लेग्यूमिनोलसम इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन है जो अपना खरपतवार वीड्स है, तो वीड्स है खरपतवार से पहले 2-3 क्वेश्चन आते ही हर बार एग्जाम में। तो ये पूछ रहा है कि संकरीपत्ती मतलब नेरो लीव्स और द्विबीजपत्रियों में डाइकोट होता है, जिस बीज को अपन उसके टुकड़े करते हैं तो वो 2 बराबर भागों में बट जाता है, तो वो द्विबीजपत्री हो गया। तो ये पूछ रहा है ये संकरीपत्ती होना चाहिए और द्विबीजपत्री खरपतवार का विशिष्ट उदाहरण कौन सा है। तो इनमें से देखें तो एलिना फतुआ ये नेरो लीफ तो है, लेकिन ये मोनोकोट है, डाइकोट नहीं है, मतलब द्विबीजपत्री नहीं है। इसी प्रकार साइनाडोन एक्टाइलोन है, और चिनोबोडियम ब्रॉड लीव्स में चला गया, ये चौड़ी पत्ती वाला हो गया, और साइनाडोन भी है डाइकोट में चला गया। इस प्रबुला आमरेंसिस है ना, ये नेरो लीव्स भी है और ये द्विबीजपत्री भी है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सही इस प्रबुला आमरेंसिस हो जाएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन है, ये वापस खरपतवार से उसके शाकनाशी जो हेर्बिसाइड बोलते हैं अपन, उसी का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शाकनाशी गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार नाशक है। अब इनका हेर्बिसाइड का अपन क्लासिफिकेशन देंगे तो उसको चौड़ी पत्ती वालों का कौन से मतलब खरपतवार उसका कंट्रोल नियंत्रण करते हैं वो अलग हो जाता है, और संकरी पत्ती वालों का अलग हो जाता है। तो ये चीज पूछ रहा है कि गेहूं की फसल में नॉर्मली चौड़ी पत्ती वाला पहले 240 यूज होता है, लेकिन 240 के बाद आज भी उसको ज्यादा कंटिन्यू निरंतर उसी फसल में हर साल उसको स्प्रे करते हैं ना, तो उसके प्रति वो रेसिस्टेंस हो जाता है, मतलब उसका खरपतवार का उस फसल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो वीड है जो खत्म नहीं होता है। तो इसकी जगह अभी ये नया खरपतवार आया है, ये मतलब शाकनाशी आया है मेट सल्फ्यूरन मिथाइल, जो मेट सल्फ्यूरन मिथाइल है ये 240 की जगह ये इसमें गेहूं की चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को नियंत्रण में काम में लेते हैं। और ये फिनोक्साप्रोप एथिल जो मेथिल ये फिनोक्साप्रोप डाइक्रोप जो भी है ये संकरी पत्ती वाले में यूज करते हैं अपन। और ये जो डाइक्लोफोमिथाइल है ये आइसोप्रोप्यूरॉन ये भी संकरी उसमें था, तो आइसोप्रोप्यूरॉन के लिए डाइक्लोफोमिथाइल ये भी है, उसके लिए हो गया। इसके बाद हम आगे क्वेश्चन में चलते हैं, तो आगे हो गया कि एमपीएमएस एक चीज ये भी है कि जैसे नेट का पेपर जो है यूनिवर्सिटी अपने एग्रीकल्चर राजस्थान में 5 यूनिवर्सिटी है, 5 यूनिवर्सिटी में से मतलब 2 साल का टर्न होता है, तो उस हिसाब से वो बनाती है। अब जो यूनिवर्सिटी की पेपर बनाएगी ना, तो उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन उसके फिक्स है कि उस रीजन से या उसकी रीजन मेन उस रीजन में कौन सी क्रॉप ग्रो होती है और उस हिसाब से एक दो क्वेश्चन मिलेंगे आपको पेपर में। तो जो ये क्वेश्चन है ना एमपीएमएच 70, ये एमपीएमएच का ये एक सेंटर मतलब ये है किसा में एक सेंटर है, तो एमपी हो गया कि मंडोर पर्ल मिलेट हाइब्रिड बाजरा। तो ये पर्ल मिलेट मतलब बाजरा होता है, ये एमपीएमएच ये बाजरे की एक मतलब संकर किस्म है। तो इसमें एमपीएमएच 17 ये अपने यहाँ यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर एक यूनिवर्सिटी मंडोर में इकट्ठा बनाया था, तो ये क्वेश्चन इसी से तय किया, ये 2012 में यहाँ से वेराइटी रिलीज हुई थी। इसके बाद में ये लगभग एक दो तीन चीजें इसके बारे में और बता दूं, ये 2012 में यहाँ से रिलीज हुई थी, और इसकी लगभग जो होती है ना जैसे सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक कितने दिन में इसकी कटाई कर लेते हैं, तो ये इसका एवरेज 69 डेज की है वेराइटी है। तो बाजरे की फसल जो वेराइटी लगाती है लगभग 70 दिन में है पूरी हार्वेस्ट करने के लिए हो जाती है। इसके बाद में एमपीएमएच एक वेराइटी है एमपीएमएच 21 करके एमपीएमएच 21, तो ये भी अपना एआरएस मंडोर है यहीं से विकसित है। तो ये वेराइटी 2012, ये वेराइटी 2016 में यहाँ से निकली गई है।
तो एमपीएमएच 17 और एमपीएमएच 21 ये दोनों बाजरे की संकर किस्में हैं जो यहाँ से अपने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मंडौर से विकसित है। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो गन्ने की अनसाली फसल महीने में बोई जाती है। अब गन्ने की फसल की बोई है ना, वो तीन मतलब सीजन में तीन टाइप से होती है, जैसे एक साली हो गया, 5 साली हो गया, और इसके वो आगे हम आगे और चर्चा कर लेंगे। तो इसमें ये पूछ रहे हैं कि गन्ने की अच्छाली फसल ये होगी कि मतलब ये 1.5 महीने 1.5 साल की होती है, 1.5 वर्ष में कंप्लीट होती है। और इसकी महीना जो हम सोइंग करते हैं उसके लिए उपयुक्त जैसे कौन सा महीना है वो पूछ रहा है, तो इसमें जुलाई अगस्त आएगा। तो जुलाई अगस्त में अच्छाली गन्ना होता है जिसकी बुआई होती है, जुलाई अगस्त में की जाती है। इसके बाद में ये क्रॉप से ये वापस मूंगफली है। मूंगफली में पॉपली जैसे पॉपिंग बोलते हैं, जैसे जो दाना होता है दाना वो मतलब उसके अंदर जैसे अब इसका एक और बोलते हैं मूंगफली की जैसे फली हो गई, तो इसके अंदर ये दाना नहीं बन पाता है, उसमें ये ओनली जो गड्ढा होती है ना वही रह जाती है। तो ये मुझे किसके कमी के कारण होता है ये पूछ रहा है। तो इसको पॉपिंग बोलते हैं, पॉप फली बोलते हैं। जैसे पॉप पॉड इन ग्राउंड मेनली ड्यू टू डेफिशिएंसी, किस पोषक तत्व की कमी के कारण ये मूंगफली में मुख्यतः होता है। तो ये कैल्शियम, अपना कैल्शियम की कमी से है ना इसके अंदर, अगर जिस मान लो अपने खेत में या भूमि में मूंगफली की बुआई की और अगर उसमें कैल्शियम की कमी है, कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो उसके दाने मतलब उसकी फली के अंदर पॉड के अंदर ये दाने नहीं बन पाते हैं। तो ये इसका हो गया, ये मूंगफली में होता है एफ्लाटॉक्सिन जो टॉक्सिसिटी होती है, एस्परजिलस को एक नाइगर नामक फंगस का वो होता है उससे उसका हो गया अपना टॉक्सिन रिया। जब अपन पर्टिकुलर को पढ़ेंगे तो जो भी उसका इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें अपने हम बता देंगे। इसके बाद में हो गया कि नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि राष्ट्रीय जैविक खेती अनुसंधान संस्थान NOFRI किस राज्य में स्थित है। आप सभी को पता होगा नहीं होगा तो बताएं। जैसे ये जैविक खेती और लगातार ये नया टॉपिक जुड़ा है जैविक खेती का, तो इसमें से एक क्वेश्चन करवा रहे जाते हैं। तो जैविक खेती के लिए ये हो गया कि इसका अनुसंधान संस्थान पूछ रहा है, अनुसंधान संस्थान सिक्किम में है इसका, और सिक्किम में जो हमें देश का फर्स्ट राज्य है जो पूर्णतः ऑर्गेनिक मतलब जैविक खेती कर रहा है। तो ये क्वेश्चन भी कभी आ सकता है कि 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग कौन से स्टेट में की जाती है, तो इसमें भी सिक्किम में होगा। और अगर यहाँ पर कंक्लूजन के लिए एक ये तो अनुसंधान संस्थान है, अगर इसमें एक अनुसंधान सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर सेंटर आ जाता तो एक गाजियाबाद है, तो गाजियाबाद में इसका वो सेंटर है और यहाँ पर ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ पर तो गाजियाबाद है नहीं, तो ऑप्शन इतना कंफ्यूज करने लायक है ही नहीं, तो डायरेक्ट इसका ऑप्शन पता चल जाता सिक्किम ही है। नागालैंड अरुणाचल प्रदेश इसमें इतना ऑर्गेनिक नहीं है। अब ये क्वेश्चन है ये अपना जो मैं बता रहा हूँ सिंचाई और जल विकास, ये सिंचाई से रिलेटेड है। ये पूछ रहा है कि जल की आवश्यकता की गणना निम्नलिखित में किस एक सूत्र के माध्यम से की जा सकती है। जल की आवश्यकता मतलब वाटर रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पर ये देखो ये सारी टर्मिनोलॉजी में इंग्लिश है, तो आपको जब भी पढ़ाएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट जो टर्मिनोलॉजी है जो मेन मेन जैसे वो सारी चीजें हिंदी के साथ इंग्लिश में भी उनका कवर करवाएंगे, और आप भी कोशिश करना कि इंग्लिश इतना करना नहीं है ताकि पढ़ना जो चीजें हैं उसको थोड़े थोड़े अपन इंग्लिश से पढ़ने के लिए ट्राई करेंगे। तो पहले 11th में कुछ सारे स्टूडेंट हिंदी मीडियम से भी होते हैं तो उनको इंग्लिश का इतना नहीं पता होता, लेकिन एटलीस्ट टर्मिनोलॉजी अपन इंग्लिश में सीख लेंगे ना, तो ऐसे क्वेश्चन में जब एग्जाम में बैठेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ये जल की आवश्यकता की पूछ रहा है, अब देखो इसमें हिंदी का कोई कुछ भी जिक्र नहीं है, ठीक है, इसे सब इंग्लिश से है। अब इंग्लिश में एक होता है कि इवापोट्रांसपिरेशन मतलब वाष्प उत्सर्जन होता है, मतलब तो ईटी का ये हो गया ईटी इवापोट्रांसपिरेशन। और ये हो जाता है जैसे एप्लीकेशन लॉसेस में, एप्लीकेशन लॉसेस मतलब कि जो पानी दे रहे तो इसमें जैसे किसी पाइप वगैरह फट जाती है या उधर से पाइप का लीकेज वगैरह हो जाता है, या डायरेक्ट जो अपन फ्लो वगैरह कर रहे हैं फ्लडिंग वगैरह, तो उनसे लॉस हो जाता है। और ये होता है डब्ल्यूएसओ वाटर और स्पेशल ऑपरेशन। स्पेशल ऑपरेशन जैसे हो गया कि पूर्ण के दे रहे हैं कोई जैसे उर्वरक देना है तो उससे पहले सिंचाई कर दी या पाला पड़ रहा है तो उसके उस टाइम अपन सिंचाई कर देते हैं, और किसी कारण से जो सिंचाई करते हैं होता है। तो ये जल की आवश्यकता ये वाटर रिक्वायरमेंट ये हो जाएगा। तो इसका ये फॉर्मूला होता है 80 प्लस ये एप्लीकेशन लॉसेस प्लस डब्ल्यूएसओ। तो ये तीनों जहाँ पर प्लस चिन्ह दिख रहा है इसका सही आंसर
वही हो जाएगा। जैसे ई यहाँ पर भी प्लस है और रिफ्लेक्शन लॉसेस प्लस है, तो जल की आवश्यकता की गणना किस सूत्र के माध्यम से, तो ई प्लस एल प्लस डब्ल्यू एस ओ। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये बता रहा हूँ कृषि अर्थव्यवस्था करके ये टॉपिक है। तो ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड ये भारत में सहकारी आंदोलन का जनक किसे माना जाता है। तो सहकारिता आंदोलन की बात करें तो इस ऑप्शन में से ये स्वामीनाथन, इनको तो भारतीय कृषि का वो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड उनके जनक हो गए। और बीपी पाल है, ये अपने आईसीआर के फर्स्ट डीजी थे, आईसीआर के फर्स्ट ये डीजी थे और ये वीट ब्रिगेड थे। तो ये भी इससे रिलेटेड नहीं है। इसके बाद ये अल्बर्ट होवार्ड है, अल्बर्ट होवार्ड ये अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग से जैविक खेती से रिलेटेड है, इनको ऑर्गेनिक फार्मिंग। और इसके अलावा ये एफ निकोलसन है ना, एफ निकोलसन को बाद में सहकारिता आंदोलन का जनक कहा जाता है। ये कृषि अर्थव्यवस्था को इंडिया में लाने का ये सब इनका था। तो बाद में सहकारिता आंदोलन का जनक निकोलसन हो गया। ये तीनों तो पता चली कि आपको अलग हो गए। इसके अलावा ये क्वेश्चन है जो एक बीज का टॉपिक ना, बीज और वो उससे जो हो गया कि आधार बीज के टैग का, इसमें मेनली टैग का कलर जो रहता है ये कौन से बीज का, जैसे इसका मतलब मदर्स वगैरह वो कौन है या इनकी प्रजनन कौन सी, वो सारी इसमें से एक क्वेश्चन आता है। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा है कि आधार एक बीज, आधार को फाउंडेशन बोलते हैं। तो फाउंडेशन आधार, इसका ये कलर पूछ रहा है आधार बीज का, तो इसका आधार का बीज का कलर होता है सफेद। तो इसको आप आ उससे जैसे एग्जाम आगे पढ़ेंगे गोल्ड कैसे बताएंगे, जैसे आधार का सफेद हो गया, ये गोल्डन, ये एक होता है अपना रजिस्टर्ड पंजीकृत बीज होता है उसका नीला होता है, और ये गोल्डन ये जो ये प्रजनक वो उसका ये गोल्डन येलो हो जाएगा सुनहरा पीला। तो ये चार पांच जो भी सीट है वो मैं ओनली पांच कहीं कहीं होता है किसी का वो चार दे रखा है, तो उनके सारे एक और जैसा बीज होगा ये कलर दे लेंगे। तो इसका आधार है इसका ऑप्शन तो ये सफेद वाला से हो जाएगा। इसके बाद में ये है कि डबल क्रॉस टेक्निक किसके द्वारा दी गई है। तो ये डबल क्रॉस और सिंगल क्रॉस है, ये चीजें है ना, ये वैसे तो आनुवंशिक से रिलेटेड हो गई, आनुवंशिक की जगह पादप प्रजनन की विधियां, और ये मोस्टली मक्का की फसल है ना मरीज में, तो मक्का से ये रिलेटेड हो गया आनुवंशिक। तो एक तो हो गई डबल क्रॉस, डबल क्रॉस, डबल क्रॉस हो गई वो दी थी डी एफ जॉन्स ने, डी का डबल डी एफ जॉन्स। और इसमें होती है सिंगल क्रॉस, ये पादप प्रजनन जो मक्का की नई नई वैरायटी वगैरह बनाते हैं ना, तो उसके लिए ये विधियां हैं। तो इस टाइम चलता है, इसने सिंगल क्रॉस दिया था, जैसे एकल संकरण हो गया ये दो दो संदेश करके। इसके अलावा ये दोनों तो अपन इतना ज्यादा रीजन नहीं आएंगे नहीं, और इसमें से ये दोनों है तो डबल हो गया, सिंगल नेक्स्ट हो सकता है सिंगल क्रॉस वगैरह, ये कौन सी क्रॉस से रिलेटेड है मैच से, तो इस हिसाब से पूछ ले। तो ये क्वेश्चन 15 क्वेश्चन थे वो अपने थे एग्रोनॉमी के। तो जो आपने मैंने सस्य विज्ञान के जो मैंने अभी बताया ना शुरुआत में सिलेबस, तो उसमें से लगभग हर एक टॉपिक कवर हो रहा है, 10-12 टॉपिक बताए थे। तो उसमें से एक आधा क्वेश्चन एक दो जो मेजर बताए थे, 400 वाली यूनिट थी, उसमें से तो लगभग 2-3 क्वेश्चन ऐसा हो जाता है, दो एक दो एक दो। और लास्ट वाले जो माइनर टॉपिक है जो उसमें से एक आधा एक एक क्वेश्चन तो हर में, क्योंकि इस बार इसमें वो डिटेल वाला वो परिष्करण वाला क्वेश्चन नहीं आया। अगली बार ऑफ कोर्स आएगा वो क्वेश्चन, वो भी टॉपिक अपन टॉपिक सारे कवर करेंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, क्वेश्चन आता ही है। एक आधा टॉपिक में से जो माइनर होता है उसमें से कई बार रह जाता है, तो उसकी टेंशन नहीं लो। इसके बाद में यहाँ से क्वेश्चन ये शुरू हो रहे हैं 16 से, ये हो रहे हैं हॉर्टिकल्चर का, जिसको उद्यान विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, उद्यान विज्ञान आपको दूसरे से पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको अभी पेपर सोल्व करवा रहा हूँ। तो एग्रीकल्चर के टोटल 40 क्वेश्चन है, तो मैं 40 के एक बार आंसर आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन है कि 5 हेक्टेयर आम के षटकोणीय प्रणाली में 10 इंटू 10 मीटर की दूरी पर स्थापित किए जाने वाले बगीचे के पौधों की संख्या की गणना करें। अब ये अपन जो भी बगीचा हॉर्टिकल्चर हो गया, बगीचे लगाने में अलग अलग विधियां होती है, वर्गाकार हो गई, आयताकार हो गई, षटकोणीय, पंचभुजीय, त्रिकोणीय, ये तो ये पूछ रहा है कि षटकोणीय, तो षटकोणीय विधि में क्या होता है, जो वर्गाकार विधि होती है ना उससे 15% ज्यादा पौधे लगाए जाते हैं, 15% अधिक। तो इसका ये दे देगा 10 इंटू 10 दे रखा है, तो 10 इंटू 10 से अपन जो मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है गुणा करने पे 100। अब 100 में 15% अधिक करना है तो 100 प्लस 15 हो जाएगा, तो ये हो गया 115। ठीक है, अब 115 तो ये हो गया कि 1 हेक्टेयर की लिए नॉर्मली ये 1 हेक्टेयर का था। ठीक है, 1 हेक्टेयर का। अब ये पूछा है कि 5 हेक्टेयर, अगर कई बार होता है कि कंफ्यूजन ज्यादा क्वेश्चन अपन ढंग से पढ़ते नहीं है ना, तो ये पहले की 100 प्लस
फॉर्मूला पता होता है अपने को भाई, इसे से गुना करोगे 15%, ये भी पता होता है। चलो षटकोण में 15% ज्यादा लगाते हैं तो 100 प्लस 15 115, फर्स्ट ऑप्शन नहीं दिख रहा तो अपने गलती हो जाती है, पहला ऑप्शन ठीक मान लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन को ढंग से रिपीट करना है और उसके बाद उसको सही आंसर देने की कोशिश करनी है। जैसे 5 हेक्टेयर पूछ लिया, अब इसमें क्या करना, 115 तो हो गया 1 हेक्टेयर का, अब इसको अपन 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब गुणा। तो 115 को 5 से गुणा करेंगे ना तो ये आएगा 575। तो इसका जो सही आंसर जाएगा ये चला जाएगा फोर्थ ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन थोड़ा मतलब कंफ्यूज के टाइम में था, मैंने नॉर्मली आंसर उत्तर जो इसका आंसर सही हो जाता है। वैसे क्वेश्चन को भी आपको ध्यान देना है। और न्यूमेरिकल जो इतने गुणा करा के एक दो क्वेश्चन आते ही है, या तो इसमें से आते हैं, ये बाकी अपने इकोनॉमी और सोशल विज्ञान वाले मादा से रिलेटेड है, जो एक दो वहीं से एक दो क्वेश्चन आएंगे तो आपको फॉर्मूला भी सही इजीली हो जाएंगे, तो इसमें इतना घबराने की बात नहीं है। अब ये क्वेश्चन है, निम्न में से पॉपिंग डायग्नोडाइसिस किस्म चुने। तो डायग्नोडाइसिस और डाइसिस पॉपिंग क्या होता है, नॉर्मली दो तरह की होती है। एक मतलब आप सुना होगा कि जैसे प्लांट है, तो इससे नर हुआ उन सेल्फ पॉलिनेशन प्रोसेस पर प्राइवेट सब प्राइवेट को मैंने कभी बताया तो उसके बारे में चर्चा से नहीं। तो होता है एक तो मतलब ये जो प्लांट हो गया उस पे नर पुष्प होते हैं, एक पे होते हैं मादा पुष्प। तो कोई प्लांट तो ऐसा होंगे, कोई क्रॉप या प्लांट जिसपे ये नर और मादा पुष्प का दोनों सेम ही पौधे पे होते हैं, ठीक है, एक ही पौधे पे हो गए। और कई में ऐसा होता है जैसे अलग अलग होते हैं, तो मोस्टली तो होता है कि एटलीस्ट नर और मादा एक ही प्लांट पे एक ही पुष्प पे हो गया है, तो ये तो हो गया। ये अलग अलग है, तो इसका क्वेश्चन ये हो गया कि गाय एक होता है डायोसिस, एक गाय का डायोसिस। तो गाय का डायोसिस में होगी कि पपीते में गाय का डायोसिस, इसमें नर और मादा पुष्प संगम वो एक ही प्लांट पे होंगे। तो नॉर्मली क्या होता है पपीते में पहले मतलब कि डायोसिस वैरायटी रहती थी, जैसे अलग अलग होते थे, जैसे अपन लगाते थे ना पपीता का, तो उसमें यहाँ पर नर जैसे एक प्लांट लगे ना, बोलते हैं ना जोड़े में लगाते थे, तो पौधे जब भी एक पपीता अकेला नहीं लगाते थे, जैसे दो लगा दिया, चार सात आठ ऐसे। तो उसमें क्या होता था कि एक में तो जैसे नर का हो गया पुष्प निकल जाता है और एक में मादा का, जब जब भी आपस में क्रॉसिंग करते हैं, जैसे इसके परागण होते हैं नर के, तो उसके वर्टिकल पर जाएंगे, तो उसके बाद में वो प्रजनन होता है, जब फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, तो उसके बाद में जो फ्रूट का डेवलपमेंट होता है वो चीजें थी। तो इसमें ये पूछ रहा है कि गायनोडायोसिस, तो गायनोडायोसिस में ये पूछा डेलिशियस किस्म है ना, ये इसकी गायनोडायोसिस है, इसकी भी ट्रिक है जो पढ़ाएंगे वो सब आप लिखा देंगे। और ये पूछा नरना, पूछा ड्रॉप और पूछा जॉइंट ये डायोसिस है। तो आजकल गायनोडायोसिस हो गया कि दोनों एक ही प्लांट हो गया, तो दोनों लगाने की इतनी जरूरत नहीं होती, एक ही प्लांट लगा दिया, उसी पे मेल हो गया, इसी पे फीमेल पुष्प हो गया, तो हम लोग आपस में क्रॉसिंग करके ये सारी बहुत सारी डिसीज है। तो आगे स्टूडेंट के डिटेल से जो स्टैंड कवर करवाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि डॉगलेज मूल विंध, ये रूट स्टॉक बोलते हैं मूल विंध किससे संबंधित है। तो ये आपको जो ग्रो पढ़ाएंगे ना उसके साथ इनके मूल विंध भी समझाना है। इसका मतलब ये हो गया कि ये इसका तो डॉगलेज इसे तो हम सब अभी तो ये अंगूर का जाएगा, मतलब डॉगलेज ही हो गया कि इसको ये ड्रोट मतलब ये बोलते हैं ना अपन ड्रोट का और सेलाइन उसके प्रति रेसिस्टेंस है, मतलब इनका इतना फर्क नहीं पड़ता। तो ये मूल देश में यूज करके जब भी अपन उसकी बटन की वीडियो बढ़ेंगे ना, जैसे जैसे एक्सेल में आती है ये कटिंग कटिंग ग्राफ्टिंग ये कलिकाएं है, ये सारी इसमें तो टिकटिंग वगैरह, तो इसमें से उसका तो एक तो होता है इसका मूल विधि तो नीचे वाला पोर्शन लेता है और किसी का ये लेते हैं, तो आपस में इनको जब जोड़ के वो करते हैं तो ये चीज। तो डॉगलेज ये अंगूर से ऑप्शन है, और ये ड्रॉट एंड सेलाइन के प्रति रेसिस्टेंट मतलब ये हो गया इसके प्रति सही सुनता, तो इसके लिए ये डॉगलेज इसको काम ले गया। इसके बाद ये हो गया फूल से हो गया अपना फ्लोरिकल जैसे चेपी गुलाब का वैज्ञानिक नाम, बिल्कुल एजुकेशन डायरेक्ट साइंटिफिक नेम में पूछ लिया, साइंटिफिक नेम इसका रोजा एमएस ये हो जाएगा। इसके बाद हो गया इंडिका अपने इंडिया में लेते ही चाइना जैसे चाइना को हो गया, ये अलग अलग स्पीशीज हो गई, तो चेपी गुलाब को डेनिसन बोलते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन हो गया कि सब्जी से हो गया, जैसे उत्तर भारत में खरीफ प्याज की बीज की बुआई का समय क्या है। अब ये देखो इसको आप बीज के बुआई के लिए बोल रहा है, ठीक है। अब बीज की बुआई मतलब सीड सोविंग टाइम ऑफ खरीफ ओनियन इन नॉर्थ इंडिया। तो बीज की बुआई के लिए अपन लेते हैं ना, तो उसको पहले जैसे प्लांट बीज डाल दिया, उसके बाद वो सीडलिंग तैयार होती है, तो सीडलिंग तैयार होने में से लगभग 40-50 दिन का प्याज में टाइम लग जाता है।
उसके बाद में उसको मेन फील्ड में अपन ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, उसके बाद में वापस वो क्रॉप ग्रो होती है। तो इसका सही आंसर जाएगा इसका मई जून। तो मई जून में अपन प्याज के बीज के हिसाब से इसको सोवे कर देते हैं, उसके बाद फिर ट्रांसप्लांटिंग मतलब प्रत्यारोपण है उसको करते हैं वो चीजें। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, ये तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एसएलपी है। अब इसको आप एसएलपी पे गौर करना था। अपन कॉलेरिकल्चर सब्जी उत्पादन कॉलेरिकल्चर बोलते हैं, सही है, ठीक है। एपीकल्चर, एपीकल्चर जो होता है एपी मतलब मधुमक्खी पालन बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर मधुमक्खी उत्पादन आता है, क्योंकि एपीसीडी का एपिस्टोर का एपिसिस की वो जीनस और स्पीशीज सारी। तो एपीकल्चर वो मधुमक्खी से रिलेटेड होता है। यहाँ पर ये मशरूम दे दिया तो इसका ये आंसर इसका वर्डिंग ऐसे हो जाएगा। बाकी का विटीकल्चर अंगूर उत्पादन बोलते हैं, और ये सिट्रिकल्चर मतलब सिट्रस संतरा और नींबू। देखो ये क्या है कि सारे जो होता है कुछ चीज आपको इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि अब सिट्रिकल्चर ये इंग्लिश है, सिट्रिकल्चर पता है उनको, सिट्रस को सिट्रस में अंगूर या नींबू और संतरा वगैरह सिट्रस में आते हैं। तो यहाँ पर तो 17 नींबू दे दिया, लेकिन ये तो टर्म तो इंग्लिश की होगी ना, तो आपको इंग्लिश यहाँ पर भी एपीकल्चर, एपीकल्चर इंग्लिश में एपीकल्चर बोलते हैं। ये चीजें कुछ टर्मिनोलॉजी है इंग्लिश में याद रखनी पड़ेगी, ताकि क्वेश्चन अपन आंसर जो देंगे ना तो ये इजीली हो जाएगा। इसके अलावा इसकी बात करें, ये कौन सी बेल शुष्क क्षेत्र में भूदृश्य निर्माण के लिए उपयुक्त है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा है, जैसे शुष्क क्षेत्र पूछ रहा है, शुष्क मतलब हो गया जेल या एरिड के हिसाब से अपना 0.5 जैसे बोलते हैं लोग। तो ये बेल का पूछ रहा है, बेल को वाइन्स वगैरह बोलते हैं। तो ये इसमें से बोगनविले होती है ना, आपने देखा होगा कि अपने आसपास में जब भी ये रोड होती है ना, तो रोड साइड के बीच में जो जगह होती है, यहाँ पर ये बोगनविलिया की जो ये येलो रेड कलर के जो फ्लोर होते हैं ये लगा दिए होते हैं। तो इसमें पानी की क्या कम आवश्यकता होती है, तो शुष्क क्षेत्र के हिसाब से ये बोगनविलिया सबसे बेस्ट है। तो ये बेल इसमें 4 बाकी के ये तो वो ट्रॉपिकल वगैरह इनमें चली जाती है, पानी की यदि आवश्यकता होती है। तो इसका करेक्ट आंसर ये बोगनविलिया रहेगा। इसके बाद ये पूछ रहा है कि टी गुलाब में बडिंग और प्रूनिंग का, बडिंग प्रूनिंग का उपयुक्त समय कौन सा है। अब इनकी कौन से टाइम में प्रूनिंग करनी चाहिए, ये अपन सब में अलग अलग, जैसे कौन सी मतलब ये होगी ना फूल वाली होगी तो उसमें समय पड़ा जाएगा, जैसे बेल के लिए कौन सा टाइम उपयुक्त रहता है, और बाकी क्रोध में अंगूर में कौन सा हो गया। इसी प्रकार इनमें गुलाब वगैरह में इनमें फूलों में कौन सा टाइम सबसे उपयुक्त होता है बडिंग के लिए, ये प्रूनिंग के लिए। तो अपन यहाँ पर टी गुलाब दे रखा है, तो गुलाब के लिए है ना अक्टूबर में तो इसकी बडिंग करते हैं, और प्रूनिंग होती है वो फरवरी में होती है। अपन यहाँ शुष्क क्षेत्र में बेल की बात करें तो बेल में मध्य मार्च से मध्य अप्रैल तक ये प्रूनिंग वगैरह की जाती है। और नॉर्मली प्रूनिंग की पीरियड है ना, ये लगभग है ना मार्च अप्रैल फरवरी ऑलमोस्ट सभी में इसी टाइम की जाती है प्रूनिंग वगैरह, क्योंकि इस टाइम वो पतझड़ जो बहुत ही पतझड़ होती है, उसके बाद आप इसमें शाखाएं वगैरह होती है, बाद में प्रसारित हो जाती है, तो उस टाइम वो तो प्रसारित होती है। तो ये तो ज्यादा कंफ्यूजन का थे नहीं, मतलब इसको देख के प्रूनिंग का तो लगभग फरवरी ये ऑप्शन था, और ये बडिंग का ये अक्टूबर का। इसके बाद कुछ नहीं, निम्नलिखित में से टमाटर की कौन सी किस्म नहीं है। अब ये जो भी सारी एक तो हमने एक एग्रोनॉमी से विज्ञान वाले में प्रश्न पढ़ेंगे, इनकी लगभग किस्म अपन को नॉर्मली जिनका ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो सारे लिखेंगे, उनको याद करनी पड़ेगी। और इसके बाद में जैसे ये अपन फूल वाली या सब्जियां फल ये सब करेंगे, तो इनकी भी किस्में तो थोड़ी थोड़ी जो अपने आप में स्पेशल है या अलग है, या उसकी जो प्रथम संकर किस्में है, ये सारी किस्में तो याद करनी पड़ेगी। इसको अलग से ट्रिक बना के जैसे भी होगा वो कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में टमाटर की कौन सी किस्म नहीं है, तो ये टमाटर की नहीं पूछ रहा है, तो इसमें से अक्का रक्षक और अक्का अभय ये दोनों तो टमाटर की है, लेकिन ये अक्का मोहिनी है ना, ये शिमला मिर्च की किस्म है। तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा, शिमला मिर्च हो जाएगा इसमें। इसके बाद में बात करें, अभी तक अपने ये उद्यान विज्ञान विषय चल रहे हैं, उद्यान विज्ञान के भी लगभग 14-15 क्वेश्चन थे। अब ये वापिस ये पूछ लिया GC4। अब GC का ये भी एक किस्म है, वैरायटी होगी, तो ये किसकी वैरायटी है ये पूछ रहा है। अब इसको थोड़ा आप इससे देखें, इससे पता चल जाता है। मतलब GC क्यूमिन को, जीरे को अपन इंग्लिश में क्यूमिन बोलते हैं, ठीक है। ये इसका तो ये हो गया गुजरात और क्यूमिन,
इसका पूरा मतलब फुल फॉर्म होती है ना, वो गुजरात क्यों नहीं होगी। अगर जैसे आप इसको तोड़ दोगे अलग अलग क्या समझ जाओगे जीसी का मतलब गुजरात क्यों नहीं, तो इसका आंसर इजीली पता चल जाएगा। तो ये जीसी फोर ये जीरे की किस्म है, ठीक है। पपैया का वैसे पपैया पीसेस होता है वो सारा अलग हो गया। इसके बाद ये दूसरे अमरूद की किस किस्म का गूदा लाल होता है। किस्में तो बहुत सारी है, लेकिन जो अपने आप में कुछ स्पेशल विशिष्ट लक्षण होते हैं या कोई संकर किस्म होती है मतलब उस टाइप के क्वेश्चन नहीं बताते हैं या कोई, तो इसमें से अमरूद की किस्म ये लाल मुद्दा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ये अमरूद की लाल मुद्दा की ये ललित होगी, इसको आप सही आंसर ये ललित होगी, ठीक है। अब वापस ये भी किस्म है उसकी नर खजूर की कौन सी किस्म है। तो ये वही बात बता रहा था पपीते में बता रहा था जैसे नर और मादा अलग अलग लगाते हैं। तो ये पपीते में पूछा है कि नर किस्म नर खजूर जो मतलब फूल होते हैं जो नर पार्ट अलग होता है नर खजूर की कौन सी, तो ये गन्नामी किस्म है, ये नर खजूर की किस्म है, ठीक है। इसके अलावा ये हो गया अंगूर के आकार को बढ़ाने के लिए किस पादपवर्ती नियामक का अधिकार उपयोग किया जाता है। ये प्लांट हार्मोन जिसको पादप हार्मोन बोलते हैं, तो पादप हार्मोन का क्वेश्चन है, तो ये टील से वाला आपको अच्छे से बताई देंगे। ये चार पांच टाइम एक तो वृद्धि को जो बढ़ाता है एक तो वृद्धि को कम करता है, जैसे ऑक्सिन जिब्रेलिन साइटोकाइनिन एब्सिसिक एसिड ये इथाइलिन ये हो गया। तो इसमें से ये पूछ रहा है कि अंगूर के आकार को बढ़ाने के लिए तो इसको ये GF3 जिबरेलिक एसिड थ्री होता है ये यूज में करते हैं। और ये IA और ये IINA है ना ये दोनों ऑक्सिजन टाइप है, और ये IP इसको रूट स्टॉक बोलते हैं ना जो ये इनमें करवाते हैं अपन ये फूल फल में इनमें जो रूट मतलब जड़ों की वृद्धि वगैरह के लिए जड़ें विकसित करने के लिए IP का यूज करते हैं। तो ये रूट से रिलेटेड जड़ों के लिए हो जाएगा, ये वापस ग्रोथ के लिए हो जाएगा, और ये पूछा है कि आकार बढ़ाने के लिए तो जिब्रेलिन हो जाएगा GF3 करके। इसमें GA1 GA2 GA3 तीन टाइप होते हैं जिब्रेलिन। इसके बाद ये हो गया कि जेल मीटर टेस्ट क्यों करते हैं। जेल मीटर टेस्ट जेल ये दोनों कहते हैं कि जेली बनाते हैं ना उसमें मेन क्या होता है पेक्टिन की मात्रा होती है। तो पेक्टिन इसमें मेन इंपॉर्टेंट पेक्टिन होता है जेली में। तो पेक्टिन की मात्रा निचोड़ में पेक्टिन के लिए है ना अपना जेल मीटर यूज में लेते हैं। तो ये जेल मीटर टेस्ट जो करते हैं पेक्टिन मात्रा के लिए, ठीक है। इसके अलावा ये जैम जली नेक्स्ट क्वेश्चन ये जली का हो गया समय से पहले जैम जमने का कारण क्या है। समय से पहले जैम जमने का कारण, अब इसमें क्या होता है इसमें तो जेली में तुम्हें पेक्टिन रहती है जिस फ्रूट में मतलब फल में पेक्टिन ज्यादा होता है वही जेली के लिए उपयोग होता है, लेकिन जैम में मीठापन वगैरह ये होता है। तो ये समय से पहले जैम जम रही है तो इसका मतलब ये होती है कि इसमें TSS मतलब टोटल ये सॉल्यूबल सॉलिड जो होता है ये कम है ना इस वजह से ये कम समय से पहले ही जम जाती है। तो इसका ये हो गया कम TSS, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा मतलब हटके है, ये सारी टर्मिनोलॉजी सही है, एपिस्टेटिस ये मोनोसियस डायग्नोसिस पार्थेनोग्राफी ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो एपिस्टेटिस एपिस्टेटिस का मतलब क्या है, ये कौन इसके लिए इससे रिलेटेड ये मेन टर्म ये है इसका। तो इसका कौन सा मतलब डेफिनेशन है कौन सा ये कथन है जो सही क्रेडिबल है। एपिस्टेटिस एक जीन लोकस का जीनोटाइप के बीच अंतर किया जो दो अलग अलग जीनों में जीनोटाइप है। ये पूछ रहा है कई जीनों में ये हो गया एपिस्टेटिस दो अलग अलग जीन लोकी में जीनोटाइप के बीच एक अंतर करिए, तो इसका सही ऑप्शन है ना ये हो जाएगा। जैसे इंटरेक्शन बिटवीन जीनोटाइप एट टू डिफरेंट जीन लोसाई, तो दो अलग अलग जीन में जीनोटाइप के बीच ये इंटरेक्शन बताता है, ये एपिस्टेटिस की डेफिनेशन है। तो ये कथन बना के चार्ट देती है, तो इनमें से कौन सा सही था ये थोड़ा क्वेश्चन था। अभी यहाँ पर लगभग हो गया आपका वर्टिकल सेल का पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से शुरू हो रहा है ना, तो यहाँ से ये एनिमल हस्बेंड्री का पोर्शन शुरू हो रहा है आपके। तो बचे कितने 8 9 क्वेश्चन 9 10 का बोला था 9 क्वेश्चन एनिमल का थे। तो एनिमल में ये जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ये ऊंट में ट्रिपेनोसोमा इवांसी के कारण होने वाली बीमारी को ये भी कहा जाता है। ये एक बीमारी है जो ऊंट में मेन बीमारी है ना ये सराई है। तो इसका ये बाकी का इतना है नहीं, तो ट्रिपेनोसोमा है ना इवांसी ये इसको सरा बीमारी को इसी के कारण होती है इसी कहा जाता है। तो इनमें एनिमल में मोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं जो इनकी बीमारी से होते हैं, कुछ इनकी जो नस्लें वगैरह होती है
इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। तो ये हो गया ऊँट की बीमारी का हो गया। अब ये हो गया कौन सा पता विटामिन ए का सबसे पर्पल प्रीकर्सर है। विटामिन ए, विटामिन ए होता है जो कैरोटीन, बीटा कैरोटीन होता है, बीटा कैरोटीन में विटामिन ए ज्यादा होता है। ये विटामिन वगैरह पढ़ेंगे और अपन जब उसमें पढ़ेंगे ना दान राइस, उसमें भी इसका जिक्र कर लेंगे। फिर राइस में एक सुनहरा गोल्डन राइस बोलते हैं जिसको सुनहरा दान, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें विटामिन ए की अधिकता है, वो करके बनाया गया विग्नोप्रोक्टिकस नामक का एक वैज्ञानिक था। तो इन्होंने विटामिन ए, इसमें बीटा कैरोटीन होता है, तो विटामिन ए सुनहरा दान गोल्डन राइस विटामिन ए बीटा कैरोटीन विग्नोप्रोक्टिकस, ये चीजें अपन पढ़ेंगे तो दान पढ़ेंगे उस टाइम ये चीजें कवर कराएंगे। तो ये इसमें बीटा कैरोटीन होगा, कौन सा विटामिन ए का सबसे प्रमुख ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद ये पूछ रहा है कि किस कुक्कुट नस्ल को काला मासी के नाम से भी जाना जाता है। काला मासी मतलब ये काला मांस होता है जो होता है, ये कड़कनाथ नस्ल है, इसका मांस काला होता है और ये इसका सबसे ऊपर का काला मासी कड़कनाथ। अब एक होता है ये साइलेज और है, तो साइलेज और है में ये पूछ रहा है कि साइलेज निर्माण के अंतिम उत्पाद में ये पीएच और एसिड की मात्रा पूछ रहा है। तो इसमें से ये एसिड अपना कंफ्यूज मतलब याद नहीं रहता है तो कोई ना, लेकिन इसका पीएच है ना ये जरूरी है। तो इसका पीएच कितना रहता है, जब साइलेज में याद रहता है कितना पीएच रहता है, कितना रखा जाता है, ये चीज है। तो इसका 3.5 से 4.2 के बीच में है ना साइलेज का पीएच रखा जाता है। तो ये अगर 3.5 4.2 ये आपको याद रहेगा तो एसिड का तो ऑटोमेटिक आपको दोगे, क्योंकि ये एक ही ऑप्शन है 3.5। ये तो 1.8 से ये बहुत ज्यादा अमल हो गया, ये वापस उधर नॉर्मल उदासीन हो गया, ये वापस आर्य प्रवृत्ति हो गया। तो ये नॉर्मली अम्लीय प्रकृति का हो गया, ज्यादा भी अमल नहीं है, ठीक ठाक। तो साइलेज में 3.5 से 4.2 पीएच रखा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आमतौर पर मवेशियों को खिलाई जाने वाली गैर फलियों का चारा। ये तो नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन है। नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप, जब आप क्रॉप वगैरह करोगे ना तो उसमें पता चल जाएगा कौन से में दलहनी में नॉन लेग्यूमिनस हो या गैर मतलब गैर दलहनी फसल। अब पता है लोबिया बरसीम ये वाली दलहनी ये लेग्यूम वगैरह हो गई, ये फलियां होती है इसमें सोयाबीन ज्वार ये भी लेग्यूम फलियां हो गई। इधर दाल वगैरह ये बोलते हैं ये भी फलियां। तो ये ज्वार और बाजरा है ना ये सीरियल्स है, तो इसमें ये फलियां वगैरह नहीं होती इसमें, वो ज्वार में मतलब सत्या वगैरह बोलते वो होते हैं। तो ये इसमें ये ऑप्शन इसका ज्वार और मक्का से हो जाएगा, ठीक है। ये इनमें से क्वेश्चन है तो बिल्कुल इजी। मेमने में एंटी एटेक्सिया या सब बैग की बीमारी आहार में कौन से खनिज लवण की कमी के कारण होती है। ये क्वेश्चन जैसे अपन खुद बात करें तो प्राणी के लिए आवश्यक पोषक तत्व 17 होते हैं, 17 पोषक तत्व होते हैं। इसी प्रकार अपन के लिए भी मनुष्य के लिए कुछ पोषक तत्व आवश्यक होते हैं, और इसी प्रकार अपनी जहाँ पर ये पशुओं की बात करेंगे तो गाय भैंस से मेंढे कुकुट वगैरह इनके लिए भी कुछ पोषक तत्व जो आवश्यक होते हैं। तो ये मेमनों में एक्टिव से सो की बीमारी कौन सी कमी के कारण पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन सही कॉपर की कमी अगर होगी ना उनके मतलब खाद्यान्न में आहार में तो उनकी कमी से इनमें ये बीमारी हो जाती है। इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रोमीन की वस्तु में क्योंन प्रक्रिया में पैदा होने वाले अत्यधिक गैसों के कारण ब्रोमीन में होने वाले इस समय में फैलाव को क्या कहा जाता है। तो ये देखो रूमिनेंट्स, रूमिनेंट्स मतलब रोमेंटिक पशु ये हो गया। तो रूमिनेंट्स मतलब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रोमेंटिक रूमिनेंट्स हो गया। तो रूमिनेंट ये आंकड़ा वगैरह बोलते हैं मतलब अच्छी गैस के कारण इसका, तो पशुओं में ज्यादा मतलब चारा वगैरह खाने से उनका प्रोटीन या आंकड़ा बोलते हो जाता है। तो इसकी इससे संबंधित क्वेश्चन है कि यदि गैस के कारण होने वाले ऐसा में फैलाव को ये टिम्पेन रूमिनल टिम्पेन नाम होता है। तो इसके सही आंसर ये सेकंड ऑप्शन हो जाएगा रूमिनल टिम्पेन। इसके बाद ये क्वेश्चन तो हर बार पूछा जाता है, वैसे मवेशियों में खूब पका और नौ पका रोग किसके कारण होता है। तो ये वायरस होता है मोस्टली, जैसे एफएमडी बोलते हैं इसको, फूड एंड माउथ डिजीज। तो वायरस होता है, वायरस का ठीक है यहाँ पर वायरस तो दे रखा है, चलो ठीक है। अब ये किससे इसको ये एफएफ तो वायरस होता है ना, एफएफ तो वायरस इसके कारण होता है। इसमें ये तो इसकी मेन स्पीशीज हो गई और इसकी प्राइमरी हो गई वो रेमिनी डी हो गई। तो इसमें अपन को तो एफएफ तो ये याद रखना है इसको ऑप्शन, बाकी
इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि पेड़ों में हेटेरोक्सीमिया की बीमारी किसके कारण होती है। हेटेरोक्सीमिया की बीमारी, तो ये एक जो आधुनिक रोग है पेड़ों में, तो इसका ये क्लोस्ट्रीडियम ये बैक्टीरिया है इसकी हो गया, तो इसका क्लोस्ट्रीडियम परकिंजेंस, इसका ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये जेड 2014 का पेपर था, तो मैंने आपको जो एग्रीकल्चर में क्वेश्चन था उसके 40 क्वेश्चन सोल्व करवाए थे, तो उसमें से 15-16 क्वेश्चन थे जो एसएसटी विज्ञान के थे, और 15 क्वेश्चन थे जो अपने विज्ञान विज्ञान के थे, और बाकी 9 क्वेश्चन थे तो ये उसके हो गया अपने पशुपालन में। तो जो पेपर होता है वो ऑलमोस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग रहता है। सिलेबस मैंने एसएसटी विज्ञान का पहले ही आपको बता ही दिया है, जो मेन मेन टॉपिक थी बहुत ज़्यादा टॉपिक तो कवर करते नहीं है, इसके अलावा जो माइनर टॉपिक है वो भी देखना है, तो इस हिसाब से 15-16 मैंने बताया जाता है ये सारी चीज़ें। और मेरे को देख लेना जैसे विज्ञान में सिंचाई वगैरह खरपतवार पत्ता पोषक तत्व उर्वरक और ये फसलें वगैरह, इनमें से किसमें ये सारी चीज़ें इसकी बीज दर ऐसा करके कुछ मोटा पड़ जाएगा। इसके बाद इसका रोग कीट नियंत्रण है, तो ये 4 जो हमें मेजर यूनिट रहेगी। इसके अलावा ये मौसम जलवायु शुष्क खेती फसल चक्रण ये भूपरिष्करण और ये बीज अनाज की कृषि अर्थव्यवस्था कृषि सहकारी तो विशेषता और जैविक खेती, ये माइनर छोटे टॉपिक रहेगी। इनमें से एक आधा क्वेश्चन एक टॉपिक से पूछ लेते हैं, और इसके साथ धन्यवाद आप सभी का। ओके।